गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास जियोग्राफी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके भूगोल पोर्शन का दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के हम 4 भाग पहले की वीडियो क्लास में देख चुके हैं। आज 5वां भाग है। आज के इस भाग में हम सबसे पहले जो जैव विविधता है, भारत में जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। जैव विविधता को कम करने वाले सबसे पहले हम मुख्य कारकों का अध्ययन करते हैं। मुख्य कारक, जैव विविधता को कम करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैव विविधता को नष्ट करने वाला मुख्य कारक है वह है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जहाँ पर जीव जंतु जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं और उनके जो भी प्राकृतिक आवास होते हैं, उन प्राकृतिक आवासों पर मानवीय क्रियाकलापों या मानवीय हस्तक्षेप के कारण इन जीव जंतुओं और इन वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण ये जीव जंतु या तो शहरी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं या किसी अन्य जीव जंतु के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और अन्य जीव जंतुओं के क्षेत्र में पहुंचने पर वहां पर भी जाति विशेष का दबदबा होता है, तो वह वहां पर आपस में झगड़े की समस्या होती है। इस वजह से प्राणी समाप्त होते हैं। अथवा शहरी क्षेत्र में पहुंच गए तो उस शहरी क्षेत्र में उस वन्य प्राणियों और वहां की आबादी दोनों को ही खतरा रहता है। इसके साथ साथ इन वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने से इनकी जो प्रजनन क्षमता है वह भी कम हो जाती है। दूसरा रीजन है आखेटन। आखेट को हम शिकार भी कह सकते हैं। वैसे तो भारत में आखेट अथवा शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। वैसे तो भारत में आखेट या शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है, किंतु अवैध शिकार या आखेट के कारण भी यह वन्य जीव है। इन वन्य जीवों की जो प्रजाति है वह समाप्त होती जा रही है, और उस क्षेत्र विशेष में मानवीय क्रियाकलाप, अवैध शिकार या वनों की अवैध कटाई के कारण उस क्षेत्र विशेष में इन वन्य प्राणियों की संख्या निरंतर कम हो रही है और जैव विविधता को संकट हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे जैसे लोग, ये तो थे कुछ व्यवसायी या कुछ अवैध लोग जो वनों या प्राकृतिक जैव विविधता को समाप्त कर रहे थे। इसके अलावा हम जैसे लोग भी इस जैव विविधता को समाप्त करने में काफी योगदान दे रहे हैं। वो कैसे? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण
जो हम आसपास के क्षेत्रों की जो वायु है वह प्रदूषित हो जाती है, जल क्षेत्र है वह जल प्रदूषण के माध्यम से वह प्रदूषित हो जाता है, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा यह उसके आसपास का पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ साथ नदी जल या वर्षा जल के रूप में यह नदी जो दूषित वातावरण है या प्रदूषित वस्तुएं हैं वह नदियों के माध्यम से इन प्राकृतिक प्राणियों के आसपास के जल क्षेत्रों में भी पहुंच जाती है, जिससे उनके जो जल क्षेत्र है जल क्षेत्र विषाक्त हो जाते हैं। जल क्षेत्रों के विषाक्त होने से इस विषाक्त जल को पीने से भी काफी प्रकार के जीव जंतु है वह मर जाते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण के कारण जल में रहने वाले हजारों जो प्रजातियां है, मछली है या अन्य जीव जंतु है, जलीय जीव है, उन जलीय जीवों की प्रजातियां भी संकट में पड़ जाती है और धीरे धीरे समाप्त होने लग गई है। इसके अलावा चौथा मुख्य कारक है दावानल। दावानल क्या होता है, इससे पहले हम यह देख लेते हैं अग्नि के प्रकार। पहला है जठरानल, दूसरा है बड़वानल और तीसरा है दावानल। यह प्रमुख रूप से अग्नि के प्रकार है। जठरानल जो होती है मानव उदर में, जठरानल है मानव के या जीव जंतु जो है प्राणियों के उदर में होती है। प्राणी उदर, पेट में जो आग अग्नि होती है उसे हम जठरानल कहते हैं। इसी अग्नि के कारण जीव जंतु या प्राणियों को भूख लगती है और वह कोई ना कोई खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं और उस खाद्य पदार्थ का अन्य पाचक रसों में या पाचक तत्वों में, पोषक तत्वों में परिवर्तन यह जठरानल करती है। इसके अलावा जो बड़वानल है वह समुद्र में लगने वाली आग है। समुद्र या पानी में लगने वाली आग। अब आप सोच रहे होंगे पानी में आग कैसे लग सकती है। कई बार क्या होता है, जो तेल टैंकर होते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वह इन पेट्रोलियम पदार्थों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं, अथवा बड़े बड़े जो रिफाइनरीज है उन रिफाइनरीज से पाइपलाइन समुद्र के माध्यम से, समुद्र के नीचे से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इन पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव के कारण उस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ फैल जाता है और छोटी सी चिंगारी से समुद्र में आग लग जाती है, जिसे बड़वानल कहते हैं। और तीसरी है दावानल। सबसे भयंकर होती है दावानल। दावानल जो है वह वन क्षेत्र में, वन अथवा जंगल की आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और इस दावानल के कारण, जंगल में लगी आग के कारण सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि है क्षण भर में ही जलकर राख हो जाती है। तो इन प्रमुख कारकों के कारण, ये जो चार मुख्य कारक है इनके कारण भी वन क्षेत्र और जैव विविधता में काफी कमी आई है। इसके अलावा अन्य कारक भी है, उन अन्य कारकों के कारण भी जैव विविधता में कमी आई है। अन्य कारकों में पहला है संसाधनों का असमान बंटवारा। दूसरा कारक है संसाधन उपभोग में
अंतर अथवा भिन्नता। संसाधनों का असमान बंटवारा किस प्रकार से, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर संसाधनों की अपार पहुंच होती है, अथवा कई ऐसे धनी देश या धनी प्रदेश अथवा धनी लोग होते हैं जिनके पास संसाधनों की भरपूरता होती है, और कुछ गरीब वर्ग, गरीब देश ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। इस वजह से भी संसाधनों के असमान बंटवारे के कारण भी जैव विविधता में का ह्रास होता है। इसके अलावा संसाधन उपभोग है, उस उपभोग में भी अमीर लोग संसाधनों का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण का काफी मात्रा में विनाश करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके पास संसाधन उपभोग कम रहता है। तीसरा है पर्यावरण रखरखाव की जिम्मेदारी ना निभाना। कोई बात नहीं, संसाधनों का असमान बंटवारा है या अमीर वर्ग के पास ज्यादा संसाधन है, तो इन लोगों को जब ये संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं और वातावरण है उस वातावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैव विविधता को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन लोगों को पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ज्यादा निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकतर विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में अधिकतर विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या को इन सब का दोषी माना जाता है। अधिकतर जो विकसित देश है, विकसित राष्ट्र है, यह मानते हैं कि जैव विविधता और अपने आसपास के पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जिन देशों में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस प्रदेश क्षेत्र या उस देश की जो संसाधन उपभोग की क्षमता है वह भी ज्यादा होगी, और संसाधनों का अधिक दोहन के कारण वर्तमान जो अधिक दोहन है उस दोहन के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन अधिक होगा और पर्यावरण नष्ट होगा। किंतु वास्तविकता काफी हद तक मान लेने योग्य है, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा वास्तविकता में परिवर्तन है जो देखते हैं। इस बात में कुछ सच्चाई है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। एक सर्वे के दौरान देखने में आया है, उस सर्वे के अनुसार यह बात पता चली है कि भारत में मात्र 5% धनी लोग भारत में मात्र 5% जो धनी लोग हैं वह 25% संसाधनों का उपयोग करते हैं। मात्र 5% जो धनी आबादी है वह 25% वहाँ पर पाए जाने वाले 25% संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इन 5%
5%, इन 5% धनी लोगों का पर्यावरण संरक्षण में योगदान नहीं है। जो हमने कहा कि गरीब देश या गरीब क्षेत्र है, वहाँ की जो जनसंख्या है वह संसाधनों का अधिक उपयोग करती है और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत में रहने वाले जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी के 5% धनी लोग उस स्थान विशेष भारत के 25% संसाधनों पर अपना अधिकार रखते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन 5% लोगों का प्राकृतिक संरक्षण में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात, अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर सर्वाधिक कार्बन फुटप्रिंट अमेरिका, उसके बाद चीन, जापान, रूस जैसे विकसित देशों का है। जो विश्व में कार्बन फुटप्रिंट की जो मात्रा है वह सबसे ज्यादा अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे विकसित देशों की है। कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य है वातावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों की मात्रा पर्यावरण में छोड़ने। तो ये लोग अपने औद्योगिक विकास के लिए वातावरण का इतना अधिक दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण यह देश जो विकसित देश है, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इन्हीं का योगदान सबसे अधिक है। तो इस आधार पर यह बात जो है कि विकासशील देशों के जो लोग हैं उनकी बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का अहम रोल है, यह कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं है। पूर्णतया सत्य क्योंकि कहते हैं कि बाबा सबको डांटता है, बाबा को कौन डांटता, वही बात है। इन पैसे वाले दो या अमीर लोगों के ऊपर अंगुली उठाए कौन? ठीक है। आगे जैव संसाधनों का जो विनाश होता है, उस जैव संसाधनों के विनाश से केवल उस क्षेत्र की जैव विविधता ही समाप्त नहीं होती है। ठीक है। जैव संसाधनों के विनाश से जैव संसाधन के विनाश से केवल जैव विविधता, जैव संसाधनों के विनाश से केवल जैव विविधता ही नष्ट नहीं होती है बल्कि सांस्कृतिक विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता भी संकट में आ जाती है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि केवल जैव विविधता या पर्यावरण के नष्ट होने से जैव विविधता ही नष्ट नहीं होती है, उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो समाज है, जो लोग हैं, उन समाजों और उन लोगों की जो सांस्कृतिक विविधता है, वह सांस्कृतिक विविधता भी नष्ट हो सकती है अथवा संकट में पड़ जाती है। क्योंकि जैव विनाश के कारण इन क्षेत्रों में
निवास करने वाली कई मूल जातियां होती हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने के कारण कई जो मूल जातियां निवास इन क्षेत्रों में निवास करने वाले मूल आदिवासी जातियां, मूल आदिवासी जातियों के रोजगार का संकट, रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। जैव विविधता के नष्ट होने से उन क्षेत्रों में, उन जैव विविधता वाले क्षेत्रों में वहां पर रहने वाली जो मूल जनजातियां है, आदिवासी जनजातियां है, उन आदिवासी जनजातियों का जो प्राथमिक व्यवसाय था उन वनस्पति क्षेत्रों से कंद, मूल, फल या औषधीय पदार्थों का एकत्रीकरण करना अथवा अपने भोज्य पदार्थों के लिए छोटे मोटे जीवों का शिकार करना। तो इस जैव विविधता के नष्ट होने से, वनस्पति के नष्ट होने से इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो है, समुदाय है, वह समुदाय के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है और वह समुदाय और ज्यादा निर्धन होता जाता है। और ज्यादा निर्धन होने से वह आर्थिक रूप से अन्य समाजों के तुलना में हाशिए पर पहुंचता जाता है। अन्य समाज इन क्षेत्रों के या औद्योगिक विकास के कारण ऊपर चढ़ता जाता है, जबकि ये क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग जो है और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और सामाजिक अंतर है काफी बढ़ता जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विविधता है, वह सांस्कृतिक संस्कृति भी उन लोगों के साथ साथ ही नष्ट होने लग जाती है, क्योंकि ये लोग जो है इन क्षेत्रों से खाने पीने या औषधि अथवा और प्रकार के वन्य उत्पाद है वह एकत्रीकरण करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया है और वन्य जीव संरक्षण के लिए हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, उस वन्य जीव संरक्षण या जैव विविधता को बचाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और राज्यों ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों का अध्ययन हम अगले अध्याय में, जो हमारी अगली वीडियो क्लास होगी, उसमें करेंगे।